वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 331 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 331 तक पहुंच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण द्वारा होता है और ओजोन जो है ना वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। बताइए 3 परमाणुओं से बनी है या 2 परमाणुओं से बनी है? 3 परमाणु से बनी है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और पहला वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट ही है। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है और बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। बताइए बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट ही है। मौसम के हिसाब से बदलती रहती होगी तभी तो बसंत में ज़्यादा होती होगी। तो देखिए ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम रहती है। किस में मापते हैं ओजोन की मोटाई को? डॉप्सन इकाई में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, मतलब डीप इकोलॉजी। दूसरा स्टेटमेंट है इकोलॉजिकल नीश शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। पारिस्थितिकी को मतलब माइक्रो हैबिटाट। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और ये अलग अलग 4 ऑप्शन बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। इकोलॉजिकल नीश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में, और अर्नीस नेज ने वर्ष 1973 में सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ओजोन दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? बताइए। और एक पारिस्थितिकी शब्द है एजी टेंसले, उसको भी याद रखना। हाँ, पारितंत्र। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1994 जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और इसी दिन यानी 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की हुए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है। तो प्रवाल भित्तियों को जो है समुद्र का वर्षावन कहा जाता है क्योंकि प्रवालों में जैव विविधता अत्यधिक होती है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल से निर्मित द्वीप है भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। और भारत की सबसे बड़ी, प्रवाल को बोलते हैं इंग्लिश में कोरल, देवनागरी में भी कोरल लिखते हैं, ठीक है, या प्रवाल लिख दो। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ओशियन अगर लगेगा तो कौन सा? पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में पाए जाने वाले रोजवुड, एबनी और महोगनी किस प्रकार के वनों से संबंधित हैं? रोजवुड, एबनी, महोगनी और एनी ये हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये, यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या सदाबहार वन, कुछ भी इनको लिखा हो सकता है। तो भारत में पाए जाने वाले रोजवुड, एबनी, महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदाहरित वन 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जलीय क्षेत्र में रेड टाइड की घटना संबंधित है किससे? रेड टाइड
जूप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि से, फाइटोप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि से, विशिष्ट समुद्री स्थलों पर आने वाले उच्च ज्वार से, या फिर गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल से। यह है फाइटोप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो जलीय क्षेत्र में रेड टाइड की घटना फाइटोप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि से संबंधित है। फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे हैं। ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संकेतक हैं जो महासागरों में जीवन को नियंत्रित करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यूट्रिफिकेशन या फिर सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की जो प्रक्रिया है जल में घुली ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा देती है। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, सुपोषण की प्रक्रिया में जल में घुली जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, क्योंकि शैवाल की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जल में घुलित ऑक्सीजन को चूस लेते हैं पूरे। अब जल में घुलित ऑक्सीजन जब कम पड़ जाएगी तो जलीय जीव क्या होंगे, मरने लगेंगे। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ठीक है, मरने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, वहीं सड़ेगी उनकी बॉडी पड़ी पड़ी, तो वाटर फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र खतरे में पड़ जाएगा। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत। देखिए, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की प्रक्रिया में जो है जल में घुली ऑक्सीजन की जो मांग है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जल की ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन की बात करें तो इस शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द से हुआ है। कौन सा है वो ग्रीक शब्द? यूट्रोफास। इसका अर्थ क्या है? पोषण या समृद्ध। पर्यावरण के संदर्भ में किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन कहलाता है, या यूट्रोफिकेशन कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधे तथा शैवाल यानी एल्गी का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसका एक उदाहरण जल में पोषक तत्वों के उच्च स्तर के कारण उसमें ब्लूम पैदा होना होता है। ठीक है, ब्लूम, अलगल ब्लूम उनको बोलते हैं। देखिए, सुपोषण जो होता है प्रायः जलीय तंत्रों में फास्फेट युक्त डिटर्जेंटों के कारण, ठीक है, उर्वरकों के कारण और मलजल के मिलने के कारण उत्पन्न होता है। इन सब के कारण जो है शैवालों की वृद्धि आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। अगर सामान्य भाषा में समझें तो एक पर्टिकुलर एरिया जो है जिसमें कुछ हरित पेड़ पौधे हैं उस तंत्र में पाए जाने वाले इतने ज़्यादा शैवाल हो जाते हैं कि उस एरिया की जो ऑक्सीजन है वो खाने लगते हैं वो। ठीक है, मतलब कम हो जाती है। फिर जलीय जीव जो है मरने लगते हैं, जैसे छोटी मछलियाँ हो गई, फिर मरेंगी तो सड़ जाएंगी, वाटर फ्लो रुक जाएगा। इसी चक्कर में जो है पूरा तंत्र जो है प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होने के कारण उसका जो चक्रण है वह पुनर्चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होने के कारण उसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं होता है। क्या दोनों के दोनों करेक्ट हैं? पहला वाला तो करेक्ट है। क्या दूसरा वाला करेक्ट है? बिल्कुल। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशीय होने के कारण इसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं होता, और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही पहुंच पाता है। जो 90% भाग है वो इस पोषण स्तर में व्यय हो जाता है। फिर जो आगे 10% गया है उसका 90% यहाँ व्यय हो जाएगा, फिर इसका आगे 10% जाएगा, इसी तरह चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक तत्वों के विभिन्न पोषक स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए कौन सा पिरामिड सबसे उपयुक्त होता है? बताइए। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड? प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए कौन सा पिरामिड सबसे उपयुक्त होता है? ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर ए। तो किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक तत्वों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा का पिरामिड सबसे उपयुक्त है,
और हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? तो शीत निष्क्रियता अगर उसमें नहीं पाई जाती होगी तो ग्रीष्म निष्क्रियता उसमें पाई जाती होगी। चमगादड़ में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। कंगारू में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। चूहे में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। भालू अगर हो तो उसमें भी शीत निष्क्रियता पाई जाती है। गिरगिट में ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। तो गिरगिट में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती। शीतकाल को सुप्तावस्था में बिताना शीत निष्क्रियता कहलाता है। चमगादड़, कंगारू, चूहा, भालू आदि में शीत निष्क्रियता पाई जाती है और गिरगिट में ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कवक मूल पोषक तत्वों के तेजी से अवशोषण में सहायता करते हैं। शैवाल एवं दीमक दोनों मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? बताइए। कवक मूल पोषक तत्वों के तेजी से अवशोषण में सहायता करते हैं, करेक्ट है। शैवाल एवं दीमक दोनों मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ये भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो अल्प पोषक तत्व वाली मृदाओं के अंतर्गत आने वाले पौधे कवक मूल होते हैं, जिनकी जड़ों का कवकों के साथ सहजीविता का संबंध होता है। कवक, ठीक है, कवक जड़ पोषक तत्वों के तेजी से अवशोषण में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है, क्या कहलाते हैं वो? हेलोफाइट नहीं कहलाते वो। हाइड्रोफाइट तो जल में पैदा होने वाले पौधे होते हैं, जल में उगने वाले पौधे, इसको बोलते हैं इफेमेरल प्लांट। तो वे पौधे जो स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है, एफिमेरल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, हाइड्रिला पूरी तरह से मतलब पूर्णतः डूबे हुए जलोद्भिद पौधे का उदाहरण है, जल में डूबा रहता है। जलकुंभी में फूले हुए पर्णवृंत की उपस्थिति से पौधे जल की सतह पर तैरते हैं। जलकुंभी में पाए जाते हैं फूले हुए पर्णवृंत, जिससे जलकुंभी का पौधा जो है वो जल की सतह पर तैरता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है? यानी जो पहले असमतापी प्राणी हैं हम उनको करेक्ट कर लेते हैं। गिरगिट एक असमतापी प्राणी है, ग्रीष्म निष्क्रियता इसमें पाई जाती है। मेढक एक असमतापी प्राणी है। सांप एक असमतापी प्राणी है। पक्षी एक समतापी प्राणी है। तो देखिए, पक्षी समतापी प्राणी है। समतापी मतलब हॉट ब्लडेड, ठीक है। मनुष्य जो है वो भी एक समतापी प्राणी है, जबकि कुछ असमतापी प्राणी जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि मेढक कोल्ड ब्लडेड है, छिपकली कोल्ड ब्लडेड है, सांप कोल्ड ब्लडेड है। समतापी असमतापी प्राणी क्या होते हैं? जो प्राणी वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को बदल लेते हैं उनको बोला जाता है समतापी, ठीक है। उनको बोला जाता है असमतापी प्राणी, ठीक है। क्या बोला जाता है उनको? कोल्ड ब्लडेड। हम हैं वार्म ब्लडेड या हॉट ब्लडेड। हम जो है वातावरण के अनुसार अपने तापमान को नहीं बदल सकते। मान लीजिए दिल्ली में अभी कितना डिग्री का टेम्परेचर होगा, दिन में 34, 35, 36, 38 तक जा रहा है, ठीक है। अब हमारी बॉडी का तो उतना ही रहेगा, 37 डिग्री। 36 होता है, 37 होता है, 98 केल्विन, ठीक है। अब मान लो मसूरी चले गए तो वहाँ का तो कितना है, 17। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके 17 हो जाएगा। लेकिन ये छिपकली मेढक क्या होते हैं, ये समय के अनुसार मतलब वातावरण के अनुसार अपने तापमान को जो है परिवर्तित करने की रखते हैं क्षमता। 17 में 17 कर लेते हैं और 32 में 32। तो इन इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।